नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी सादड़ी में सभा को संबोधित कर रही हैं वसुंधरा राजे। चलिए सीधे रुख करते हैं सभा का। बहुत सारे हैं, मैं सबका नाम ले लूं। सब लोग मंच पर उपस्थित सब नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और कार्यकर्ता बंधु, मेरे सामने बैठे हुए नेता भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता बंधु, इतनी सारी संख्या में बैठी हुई माताएं बहनें, वाकई में बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई माता बहनें, आप लोग सबको प्रणाम करना चाहूँगी। और इतने सारे संख्या में इस तरफ बैठे हुए मेरे सब बुजुर्गगण और भाइयों, आप सबको बहुत सारा प्रणाम। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में ऐसे आने का मौका ये यात्रा के द्वारा मुझे मिल रहा है। सबसे पहले झालामन्ना के प्रतिमा को प्रणाम करके और आपके इस प्रांगण में आने का ये मौका, मैं बात ही कर रही थी रास्ते में कि हम लोगों ने अपने समय के अंदर जो प्रदेश के ऐसे महापुरुष थे, उन सब महापुरुषों की या कोई साधु संत महात्मा थे, उनके पैनोरामा, उनके बड़े बड़े स्टैचू लगा लगा के उनकी यादगार में उनके चारों ओर ऐसा करके रख दिया था कि लोग वहाँ आएँ, उनके दर्शन करें, उनको याद करें। मैं अभी यही कह ही रही थी लखावत जी को कि मुझे छोटे से प्रतिमा के सामने प्रणाम करना पड़ रहा है। आने वाले समय के अंदर ये भी प्रतिमा, जैसे महाराणा प्रताप की प्रतिमा हम लोगों ने इतनी बड़ी बनाई है मेवाड़ के अंदर, इनकी भी प्रतिमा को बड़ा बनाने का काम करें। क्योंकि ये दो ऐसे थे, झालामन्ना जिन्होंने उनकी जान, महाराणा प्रताप की जान बचाई, और चेतक जिसने अपनी जान उनके लिए दे दी, दोनों ने जान अपनी उनके लिए दे दी। ऐसे लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि अभी मेवाड़ में सपन निकल रहे थे तो चेतक का कि छोटी सी वो प्रतिमा जहाँ हम लोगों ने पूजा की थी, और यहाँ मैं समझती हूँ कि एक अच्छी सी प्रतिमा अपने को बना देनी चाहिए ताकि जो भी यहाँ से निकलेगा वो उस चीज़ को याद करेगा। मन में आया था, सोचा मैं आप लोगों के सामने भी कहूँ। अब ये यात्रा क्यों निकाली? ये यात्रा इसलिए निकाली, पहले बार तो परिवर्तन का था, नए नए थे। इस बार ये सोच के किया कि आगे चल के लोगों के बीच में जाके गांव-गांव में, राजस्थान के पूरे इलाके में एक दफ़ा दौरा करके ये देखे तो आए कि 4.5 साल सरकार के गुजर गए हैं, सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं, किस चीज़ की वजह से जनता के मन में पीड़ा है और किस चीज़ की वजह से जनता खुश है। ऐसी कोई चीज़ है जिसको अपने ध्यान में हमने लिया है? नहीं है। और इसको लेके 13,000 किलोमीटर और 80 दिन की यात्रा हम लोगों ने अपने मन में ली, सबसे गर्म समय के अंदर से निकाला, ताकि हमको ये भी मालूम हो जाएगा कि उस इलाके से 50 डिग्री में जब निकलते हैं तो हम तो दुखी हो ही जाएंगे, परंतु वो जो दूसरा सामने है उसकी क्या हालत है, सरकार ने उसका कोई इंतज़ाम किया है कि नहीं किया है। आज आप लोगों को मैं सबसे पहले भूल गई कहना, पर सबसे पहले कहना चाहती हूँ, अम्बेडकर की जयंती है और हम सब पहले अम्बेडकर जी को ध्यान करें, याद करें, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बना के भारत को दिया था और जो एक किस्म से हम सब के लिए प्रेरणा बने। आज के दिन उनको हम सब याद करेंगे, उनकी महानता को याद करेंगे, उनने जिस तरीके से देश के लिए अपना काम किया उसको याद करेंगे और अपने दिल में ये इसको अपने जहन में इसको लाने की कोशिश करेंगे कि हम भी थोड़ा सा प्रेरित होके उन जैसे कुछ काम करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ कई ऐसे काम थे जो मेरे ध्यान में आ रहा था और मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछा जाएगा। महंगाई तो बहुत ज़ोरदार चल रही है, माताओं बहनें बहुत दुखी हैं और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सब लोग कहते हैं कि आपके समय में जो दाम थे और अब के समय में जो दाम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ और बड़ा नहीं है, परंतु ये दाम बड़े हैं और उससे हम दुखी हैं। तो खाली पूछना चाहूँगी कि डीएपी का हमारे समय में 480 रुपये प्रति बैग था, अब कितना हो गया है? 1200। यूरिया वो भी नकली
समय पे भी नहीं मिलता है। और जो यूरिया है वो हमारे समय में 280 रुपए का बैग मिलता था, अब कितने का है? 350। तो आ गया, नीचे आ गया। तो ठीक ही है, वो तो कोई बात नहीं है। ये कहो, मैं इसीलिए मैं पूछ रही थी आप लोगों को कि ये आपको वैसे ही 2 नंबर में मिलता है, और वो भी सही तरीके से नहीं मिलता है, वो भी नकली मिलता है। लोग बहुत दुखी हैं, किसान तो बहुत ही दुखी है, क्योंकि उसको सही समय पे बिजली मिलती है। मेरे को तो बता रहे ऊपर कि 6 घंटे बिजली मिल रही है सबको। आप लोग बैठ जाओ, बस हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ हाँ या ना। नहीं मिल रही है। ट्रांसफार्मर के ऊपर लोग झगड़ा करते हैं, ट्रांसफार्मर 72 घंटे के अंदर बदली जा रही है क्या? बैठ जाओ 72 घंटे में बदला जा रहा है क्या? ये जो घरेलू बिजली मिलती थी, वो घरेलू बिजली अब आजकल आप लोगों को मिल रही है क्या? नहीं, वो घरेलू बिजली कुछ तो मिल रही है, पर जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो मैं मानूंगी। पानी की घोर समस्या, जहां जहां 10 दिन के अंदर मैं गई हूं, वहाँ माताएं बहनों ने मेरे को चला के यही कहा है कि ना तो पीने का पानी है, ना सिंचाई का पानी है। ये सब दूर मेरे को मुसीबत मिली। और साथ साथ उन लोगों ने ये कहा कि घोर बेरोजगारी, अपने क्षेत्र के अंदर पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, नौकरी उनको नहीं मिल रही है। तो मैं अपने समय का बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो 10 लाख बच्चों को 5 साल के अंदर हम लोगों ने नौकरी दिलवाई थी, सरकारी और गैर सरकारी। और अब जब मैंने पता किया तो 4.5 साल के अंदर मुश्किल से 50,000, और वो भी अगर गुलाब जी का गणित जो गणित वो बताते हो तो फिर तो उसमें से 4,000 बच्चों को मुश्किल से मिल रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये तो वाकई में पाप है, क्योंकि जो भी सरकार है उस सरकार का काम ये है कि सब वर्गों को खुश रखना, माताएं बहनों को खुश रखना, अपने युवाओं को रोजगार देके पढ़ा के उनको खुश रखना, किसानों को खुश रखना, ताकि वो अपनी खेती में अच्छा काम करें और वो खेती का फायदा हम लोग सब तक पहुंचे। बड़े बुजुर्गों के लिए भी स्कीम्स, माने हर आदमी को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो सरकार नहीं खुश रख सकती तो उस सरकार को कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है, ये मैं मानती हूँ। और मैंने जो योजनाएं उनकी सुनी, उस योजना के बारे में भी पता करना था। ये 1 रुपए किलो गेहूं सबको मिल रहा है क्या? जो गरीब है, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको 1 रुपए किलो गेहूं मिलने की बात बताई है। मैं तो सुन रही हूँ कि बाजार के अंदर तो बड़ा गेहूं आ रहा है, और वो शायद वही गेहूं आ रहा है जो पहुंचना चाहिए था आप लोगों के बीच में, वो नहीं पहुंचा है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि सस्ती दवाई, अलग अलग किस्म की दवाइयाँ पहुंचनी चाहिए। पता ये चला कि सस्ती दवाई तो है, पर अगर 150 की लिस्ट है उसमें से मुश्किल से 1 या 2 या 3 दवाइयाँ मिल जाती हैं, और फिर डॉक्टर ही नहीं है अस्पताल के अंदर, तो वो कौन लिख के देने वाला है? ये भी मालूम पड़ा कि टीचर नहीं है, स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं है, तो पढ़ाई के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है। कई चीज़ों के अंदर हम लोग रह गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के अंदर माताएं बहनें पीड़ित, तो आप लोग सब पीड़ित। मैंने एक लिस्ट निकाल के देखी तो देखा कि गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास है, और जितनी मुसीबत पूरे इलाके के अंदर इस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है, वो मैं समझती हूँ कि कभी राजस्थान में नहीं हुआ था। अभी उदयपुर के अंदर भी मैं सब सुन रही हूँ कि कोई मुसीबत हुई है, कोई 2 समुदाय के बीच में झगड़ा कराने की बात की, जो अभी सांगानेर में हो चुकी है। ये हम लोगों के समय में कभी नहीं हुआ करता था, अब लगातार और रोज हो रहा है। महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है थानों में। छोटी सादड़ी के थाने में मैंने सुना, रामगंज मंडी के थाने में मैंने सुना, जगह जगह पे भी ये बात उठ के आ रही। और मेरे पास एक लिस्ट आई तो बताया कि महिला उत्पीड़न के अंदर अगर राजस्थान का गौरवमय स्थान है देश में, वो 4थे स्थान पे आता है। अपराधों में प्रदेश की राजधानी जयपुर एक गौरवमय स्थान पे है, देश में 3रे स्थान पे आता है। सोने की चेन तोड़ने में पहले नंबर है जयपुर का। आदिवासी उत्पीड़न में हम 2रे नंबर पे हैं पूरे देश में। दलित अत्याचार में हम देश के 2रे स्थान पे हैं पूरे देश में। मुझे समझ में नहीं आता कि ये तो स्थिति हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है। आप भी मेरे को, जब मैं उतरूंगी यहाँ स्टेज से, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारी माताएं बहनें और आप लोग मेरे को पकड़ के यही कहने वाले हो कि हमारी स्थिति यहाँ भी बहुत खराब है, हमारी भी बहुत खराब है। यहाँ लूट पाट रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। किसी के दुकानों के अंदर चोरियां हो जाती हैं, कोई के किसी को मोटरसाइकिल से उतार के उनकी चोरियां हो जाती हैं। और मैं समझती हूँ
कि यहाँ के विधायक आपके तो बहुत चुस्त दुरुस्त आदमी हैं, बहुत चुस्त आदमी है, क्योंकि मैंने सुना कि जब उनकी ज़्यादा पीड़ा होती है तो अपनी पीड़ा के लिए वो धरना फसाद भी करने को तैयार हो जाते हैं। पहले उनकी पीड़ा थी तो उस पीड़ा के लिए धरना कर लिए, फिर घर के सामने टावर था, जिस टावर को हटाने की चिंता कर रहे थे उस टावर के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, परंतु ये जो विधायक इस अशोक गहलोत के टाइम पे कर रहे हैं वो तो मैंने कभी नहीं सुना। जब विधायकों की ही बात नहीं मानी जाती, क्योंकि उधर लालचंद जी कटारिया खुद मंत्री उधर जयपुर की तरफ वो धरना पे बैठे 7 घंटे पे कुछ मांग कर रहे थे, जो मांग नहीं मन रही थी, मांग नहीं मनी तो और कुछ नहीं करे, हताश होके 7 घंटे तक धरना के लिए बैठ गए। अब ये तो मंत्रियों की हालत है। जब मंत्रियों की ये हालत है तो आपकी और हमारी कौन सुनने वाला है? कोई पूछता भी नहीं है कि आप लोग ठीक हो कि नहीं हो। हाँ, वायदे करने में और बात करने में तो नंबर 1 है। इतनी बात और इतना कम काम मैंने कभी देखा ही नहीं है। अभी भी आपकी मैं लिस्ट देख रही थी, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में क्या क्या काम हुए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम था जिसके लिए आप आए जिसका हमने 5 साल में कभी ना कभी हाँ नहीं किया हो। पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये जो पिंडरी जो सिंचाई बांध का शिलान्यास मैंने किया था, आपको याद है? आप लोग बहुत पीछे पड़े, सब पीछे पड़े, और आपने कहा नहीं 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 ये बांध तो होना ही है। और मैंने अगस्त 2008 में इसका पैसा अलग रख के, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसका पैसा मैंने उसके साथ साथ मंजूर नहीं किया, क्योंकि ये आदत मेरे को अच्छी नहीं लगती कि मंजूरी हाँ करते जाओ, उसका पैसा मत रखो और ये सोचो कि बाद में देखा जाएगा क्या होता है, जान दो, कोई पूछने वाला तो है नहीं। इसलिए जब हम लोगों ने बांध की मंजूरी दी तो साथ साथ उसके पैसे, मुझे लगता है 27 करोड़ रुपए थे, क्या 27 करोड़ रुपए थे, वो अलग रखे। पर इन्होंने इसके रोड़े अटकाए, काम आरंभ नहीं किया है। और मैं सुन रही हूँ श्रीचंद जी, मैं अभी सुन रही हूँ कि शायद उन्होंने ये कह दिया, अब 6 महीने बाकी बच रहे ना, तो शायद अभी कह दिया कि हाँ चिंता मत करो बांध बना देंगे आप। अरे 4.5 साल नहीं बना पाए बांध और अब 4 महीने में बनाएंगे। चलिए।